एक दूसरे से जुड़ी हुई है और इंटरसेक्टोरल पार्टनरशिप तक जाने से पहले हमारी समझ ये है कि युवाओं के साथ जब प्रोग्राम्स बने या जब कार्यक्रम बने तो सिर्फ एक पहलू से उसको देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। और तब हमने सोचा कि अगर हम बच्चों को या युवाओं को बीच में रखते हैं तो हमने देखा कि एक तरफ परिवार है, समाज है, एक तरफ पब्लिक सिस्टम है, हेल्थ है, पुलिस है या जितने भी सरकारी ढांचे हैं, और एक तरफ सिविल सोसाइटी है, स्नेहा है, दूसरे एनजीओज हैं और भी जो लोग हैं, जैसे हमारे यहाँ पर हम कल से मिलजुल रहे हैं, दोस्ती कर रहे हैं, ये सारे लोग हैं। तो हमारा प्रोग्राम स्नेहा में हम ऐसे देखते हैं कि हम स्वास्थ्य के ऊपर भी काम करते हैं, स्वास्थ्य में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों। इसके अलावा हम पब्लिक सिस्टम के साथ भी उतना ही काम करते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि साझेदारी में काम करना ही एकमात्र उपाय है जिससे हम जो प्रॉब्लम हमने पहले देखा था उसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ सकते हैं। इसके बाद नीता, आई जस्ट हैंड इट ओवर टू यू इफ यू कैन टॉक अस थ्रू व्हाट वी हैव सीन सो फार। थैंक यू रमा। अगर हम देखते हैं कि ये जो रमा ने बोला कि जिस तरह का हमारा जो काम है वो पूरा काम का जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके लिए हम 4 स्ट्रैटेजीज मेनली यूज़ कर रहे हैं। एक तो है कि ग्रुप एजुकेशन क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है कि सब लोग साथ में अगर आते हैं तो पीयर लर्निंग बहुत अच्छा होता है ये उम्र में, क्योंकि प्रॉब्लम भी सेम है, बहुत सारे प्रॉब्लम सेम है। अगर प्रॉब्लम डिफरेंट है तो भी सोल्यूशन अगर पीयर लर्निंग साथ में आके करते हैं तो मिलता है। तो ग्रुप एजुकेशन पेरेंट के साथ भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना एडोलेसेंट के साथ करना है। दूसरा है कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, क्योंकि ये मैं मानती हूँ हमेशा कि ये हमारे काम का एक पिलर है, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। अगर ये नहीं हुआ तो हम आगे जाके बस्तियों में बच्चों के साथ काम करके कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर सिर्फ बच्चों के साथ काम करते बैठेंगे और बस्ती में और घरों में वो वापस जाएंगे तो वो दीवार की तरफ सर टकराएंगे, और जो हमने उनके साथ में जो बातचीत की है वो अगर घर में सिमिलर बातचीत नहीं होती है तो प्रॉब्लम हो सकते हैं। दूसरा है सर्विस प्रोविजन, जैसे कि हम बात करते हैं कि अगर हमें काम करना है तो कुछ ना कुछ हमें पार्टनरशिप में, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पार्टनरशिप में सर्विसेज बच्चों तक पहुंचने की बहुत ज़रूरत है। तो मेनली हम अनीमिया प्रिवेंशन, मेंटल हेल्थ और एम्प्लॉयबिलिटी को लेके हमारा काम चलता है कि सो दैट बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज इसको लेके मिले। तो हम लोग अनीमिया के लिए हेल्थ पोस्ट और ICDS के साथ में कंटिन्यूसली काम करते हैं। हेल्थ पोस्ट के साथ में बच्चों को गोलियां दिलवाना, डीवर्मिंग की गोलियां दिलवाना, एडोलेसेंट को IFA के टैबलेट्स दिलवाना। तो कुछ अभी हम भी काम कर रहे हैं कि हम भी IFA के टैबलेट दे रहे हैं, लेकिन हम लोगों का प्रयास यह है कि हेल्थ सिस्टम के क्लिनिक्स को, जैसे कि कलवा हॉस्पिटल का क्लिनिक है, वहाँ पे लिंक हो जाए। मेंटल हेल्थ के लिए स्क्रीनिंग करके, आइडेंटिफाई करके क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वो बच्चे को देखती है कि किस तरह से वो बच्चे के साथ में काम हो सकता है। तभी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स के साथ में भी काम करना पड़ता है, क्योंकि मेंटल हेल्थ का इशू आइडेंटिफाई होता है तो कोई भी, किसी भी पेरेंट को अच्छा नहीं लगता है कि मेरा बच्चा पागल है। तो ये बताना, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो टबू जो है, जो समझ है, वो निकालना कि मेंटल हेल्थ जैसे फिजिकल हेल्थ है वैसे ही मेंटल हेल्थ है। बुखार आया तो डॉक्टर के पास जाना और डिप्रेशन आया तो डॉक्टर के पास जाना, ये दोनों चीज़ सेम है। उस तरह का अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हम काम करते हैं। और एम्प्लॉयबिलिटी के लिए बहुत सारे नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के जो सेंटर्स हैं उनके साथ लिंक करके बच्चों को एम्प्लॉयबिलिटी के लिए लिंक करते हैं। और लोकल हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर और पब्लिक सिस्टम के साथ जो हम काम करते हैं, जिसमें अभी लास्ट ईयर से हमने वो बहुत पैमाने पे वो काम चालू किया है, और बहुत हमें गर्व महसूस होता है कि मुंबई में और थाने, जो 2 कॉरपोरेशन में हम काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा रिस्पांस हमें मिला है हेल्प पोस्ट से बच्चों को सर्विसेज देने के लिए। तो एडोलेसेंट फ्रेंडली क्लिनिक शायद मुंबई के हेल्प पोस्ट में नहीं होगा या चालू नहीं हुआ होगा, लेकिन बच्चे लोगों को जो सर्विसेज मिलनी चाहिए तो वो मिलने की अभी चालू हो गया है, जहाँ पे हम बम्बई और थाने में काम करते हैं वहाँ पे। ये मैं एक थोड़ा डेटा आपको बताना चाहती हूँ कि एक रिडक्शन इन द नंबर ऑफ एनीमिक एडोलेसेंट्स जो हमने काम किया, तो पीरियड 1 जो है वो दिसंबर 16-17 का है, और पीरियड 2 जो है वो
17-18 से लेके है, 16 से लेके 18 का है, और पहला जो है वो 15 से लेके 17 का है। तो हम देखते हैं कि जब भी हम अनीमिया का काम करते हैं तभी हम अनीमिया के बच्चों का स्क्रीनिंग करके उनका अनीमिक आइडेंटिफाई करके बच्चों को दवाई देके, और ये जो प्रोटोकॉल है वो जो लोकमान्य तिलक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ में हमने बनाया है, और ये फेरस एस्कॉर्बिट करके गोली है, वो देके हम देखते हैं कि कैसे अनीमिया का रिडक्शन बच्चों में हो गया, हीमोग्लोबिन लेवल कैसे बढ़ गया। मैं अभी डेटा में डिटेल में नहीं जाती हूँ। फिर जेंडर इक्विटी पर्सपेक्टिव, मतलब हम बहुत सारा काम जो है हमारा वो मॉड्यूल्स जो है वो बहुत विषयों के ऊपर फोकस करते हैं, जैसे कि की हेल्थ इश्यूज़ है, जेंडर इक्वालिटी है, प्रिवेंशन ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस है, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ है, मेंटल हेल्थ है, डेवलपिंग इमोशनल रेजिलियंस है। तो ये मॉड्यूल में हम देखते हैं बहुत सारे स्केल्स हम यूज़ करते हैं। तो जेंडर इक्विटी के लिए एक जेम स्केल है जिसमें हमने देखा है कि अगर बच्चों के साथ में तुमने वो पूरा मॉड्यूल चलाया तो बच्चे डेफिनेटली जेम स्केल, उनका जेंडर रिलेटेड एटीट्यूड जो है वो बढ़ता है। और लिंक्ड विद द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, मतलब हम देखते हैं कि बच्चों को अगर कोर्स अगर दिया तो उसका आगे जाके क्या हुआ, बच्चों को कुछ उन्होंने उसका यूज़ किया, होम बेस्ड एंटर कुछ चालू किया या उनको कुछ जॉब मिल गई, तो वो भी हमने देखा है कि वो बढ़ा है। दिस इज जस्ट टू गिव यू एन एडोलेसेंट प्रिविलेंस। अगर हम काम करते हैं 800 और 915 दूसरे पीरियड में काम किया था, तभी मोर और लेस 47 to 51% बच्चे हमारे बम्बई में एनीमिक है। नेक्स्ट, दिस इज अगेन सम डेटा वेयर 2016 ऑनवर्ड जो हम लोगों ने काम किया है वो इमोशनल रेजिलियंस का जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बहुत महत्व है, क्योंकि ये बहुत भावनाओं का तूफान ये उम्र में आता है, तो वो थमाने के लिए उनके साथ में इमोशनल रेजिलियंस बढ़ाने के लिए काम करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेंटल हेल्थ सपोर्ट, अगर बच्चे को कुछ इश्यूज आते हैं तो बहुत सारी बार हमने देखा है कि स्क्रीनिंग करते हुए बाद में जब भी आए तभी, जैसे मैडम ने बोले कि हम उनको लगा कि शायद इश्यूज क्या आएंगे, ड्रग अब्यूज़ आएगा, ये आएगा, लेकिन इश्यूज है एंग्जाइटी, डिप्रेशन, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर बिकॉज ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ एट होम, जेंडर बेस्ड वायलेंस एट होम। बच्चा देखता है कि माँ को बहुत मारपीट होती है और उसके ऊपर बहुत मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत असर हो रहा है। फिर अभी तक हमने देखा है कि 600 बच्चों को हमने हेल्थ पोस्ट को एडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक में एक्सेस दिलवाया है, और अराउंड 1500 पेरेंट्स के साथ में अभी तक काम हुआ है, जहाँ पे उन्होंने जो सेशन हम बच्चों के साथ करते हैं वही सेशन पेरेंट्स के साथ में भी किया जाता है। हम देखते हैं कि अगर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट का जो काम है एडोलेसेंट के साथ काम करना, बिकॉज एडोलेसेंट को अगर प्रायोरिटी बनाना है, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि वो प्रायोरिटी है लेकिन वो नेमसेक के लिए प्रायोरिटी बनाया गया है, उनको प्रायोरिटी एजेंडा सभी को बनाने की ज़रूरत है, इंक्लूडिंग द पेरेंट्स एट होम, टू कम्युनिटी, टू हेल्थ सिस्टम, टू NGOs, टू स्कूल, टू एवरीवन। तो अगर वो देखते हैं तो बहुत एक स्टैंडर्डाइजेशन करने की ज़रूरत है, जेंडर इन्फॉर्म्ड होने की ज़रूरत है। यूनाइटेड नेशन का कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन बोलता है कि जेंडर का बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ तुम सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात नहीं कर सकते, उसमें जेंडर का कंपोनेंट होना बहुत ज़रूरी है। इम्प्लीमेंटेशन करो जिसमें इंटरसेक्टोरल गवर्नेंस का ज़्यादा से ज़्यादा जितना हम कर सकते हैं उतना एक दूसरे के साथ में हाथ पकड़ के काम करो। उसका रिसर्च, डॉक्यूमेंटेशन, मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन बहुत स्ट्रांगली होना चाहिए, क्योंकि एडोलेसेंट रिलेटेड जो डेटा है वो बहुत डेटा एक अम्ब्रेला के नीचे लाने की बहुत ज़रूरत है। अभी इनिशिएटिव हो रहे हैं लेकिन वो भी बहुत स्ट्रांगली बनने की ज़रूरत है। और फिर वो फीडबैक करो फिर से कि किस तरह से हम इंटरसेक्टोरल गवर्नेंस को पार्टनरशिप में सब लोग साथ में मिलकर काम करने को किस तरह से काम कर सकते हैं। सो दिस इज़ लाइक अ क्वालिटी इम्प्रूवमेंट सर्कल कि हम लोग इसमें काम करने की ज़रूरत है। मैं एक ही चीज़ बोलना चाहती हूँ कि हमेशा ये बताया जाता है कि बच्चे लोग ये उम्र में आते हैं ना तो बहुत नादान बन जाते हैं, बहुत पंगा लेते हैं, बहुत ये करते हैं, लेकिन कभी भी हमने ये पेरेंट्स और हम सोसाइटी ये सोचती नहीं है कि ये उम्र में वो लोग गए तो हमने उनके लिए क्या किया, उनका ये उम्र के ट्रांजिशन में हमने उनको क्या मदद किया। गवर्नमेंट बोलता है कि जुवेनाइल केसेस में अगर जुवेनाइल रेप ऑफेंडर है तो उसको जुवेनाइल का एज कम होना चाहिए,
लेकिन क्या हमने क्या कोशिश की कि वो जुवेनाइल रेप ऑफेंडर ना बने? तो ये बहुत सोचने की ज़रूरत है। थैंक यू। Thank you, Rama. Thank you, Neeta. I want to now, Abhi, I want to open it up for questions. Any questions from the audience? Everyone's waiting for tea, I think, huh? Yes. Vinita's got a question. अभी पॉक्सो के अंदर मैंडेटरी रिपोर्टिंग है। अगर ऐसी केस डॉक्टर के पास आती है तो डॉक्टर को रिपोर्ट करना ज़रूरी होता है पुलिस को कि ऐसे ऐसे केस है। नाउ ऐसा नहीं होता कि हर एक जो सेक्सुअल एक्टिविटी अभी 18 से पहले कंसेंट से भी होती है, लेकिन ये कंसेंट कोई मायने नहीं रखती। 18 साल के उम्र के नीचे की किसी भी अगर लड़की डॉक्टर के पास आती है ये कहने के लिए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो वो केस ऑटोमेटिकली चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ की तरह से देखी जाती है। तो डॉक्टर का इस समय क्या स्टैंड रहता है जब ऐसी लड़की आपके पास आती है और कहती है कि ये कंसेंट से हुआ है? मैम, जो 15 साल 18 साल के नीचे का कोई भी सेक्सुअल ऑफेंसेस रहता है, आई थिंक शी विल बी एबल टू आंसर मच मोर, बट एज अ डॉक्टर it's not my job whether it is a crime or is it a because of consent or it is without a consent. First of all, मेरा काम यहाँ पे ये है कि पहले उसको प्राइमरी केयर प्रोवाइड करो। See, this is the problem with our society कि कभी भी हम लोग ये इशू के लेके डॉक्टर से